हेलो, नमस्कार। आ, आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों को आज दोबारा मैं अपने लेक्चर 2 इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर आप लोग को जोड़ता हूँ। और आज की जो हमारी कंसेप्ट है, आज की जो हमारी लेक्चर है वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी पर है। और इसके बारे में आज हम लोग डिटेल करके देखते हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में क्या सब करना होता है। हम लोग अगर पिछले क्लास की बात करें, हम लोग का जो पिछला क्लास था वो हम लोग का लास्टली हुआ था, कहाँ तक गए थे हम लोग गए थे लास्टली एनुअल वैल्यू में। एक चीज़ छूट गया था, अगर याद हो तो, अगर आप लोगों ने वीडियो देखा होगा तो स्टैंडर्ड रेंट के बारे में हम लोगों ने थोड़ा सा मिस्टेक कर रखा था। स्टैंडर्ड रेंट के बारे में हम लोग ने नहीं देखा था। आज हम लोग पहले स्टैंडर्ड रेंट के बारे में देख लेते हैं, उसके बाद फिर आगे की बात करते हैं। हम लोग का जो आज का कहानी होगा वो तो स्टैंडर्ड रेंट के बारे में होगा। इसके बारे में होगा स्टैंडर्ड रेंट के बारे में। हाउस प्रॉपर्टी के अंदर स्टैंडर्ड रेंट जो है वो भारत सरकार के किराया नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत आता है, जिसको हम लोग मानक किराया कहते हैं। क्या कहते हैं? मानक किराया कहते हैं। ठीक है, मानक किराया के नाम से जानते हैं। स्टैंडर्ड रेंट रेंट कंट्रोल एक्ट के अंदर निर्धारित किया जाता है। और जब स्टैंडर्ड रेंट क्वेश्चन में दिया रहेगा तो वहाँ पर 3-4 चीज दिया रहेगा। एक तो दिया रहेगा आपका AR यानी कि एक्चुअल रेंट, दूसरा दिया रहेगा आपका MV म्युनिसिपल वैल्यूएशन, और तीसरा दिया रहेगा क्या? फेयर रेंट FR, और एक ये दिया रहेगा स्टैंडर्ड रेंट दिया रहेगा। अब हमारा जो पहले वाला ग्रॉस एनुअल वैल्यू वाला वैल्यूएशन था, अगर याद हो तो उसमें सबसे पहले हम लोग म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट का तुलना करते थे। इन दोनों में जो बड़ा होता था उसे हम लोग एक्सपेक्टेड रेंट मानते थे, और फिर एक्सपेक्टेड रेंट से इसका तुलना करते थे, एक्चुअल रेंट का तुलना करते थे। उन दोनों में जो बड़ा आता था उससे हम लोग का ग्रॉस वैल्यू निकलता था। यहाँ पर एक नई चीज आ गई है, स्टैंडर्ड रेंट। और ऐसी स्थिति में कुछ नई बातें जरूर सामने निकल कर आती है। अब ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे? अगर स्टैंडर्ड रेंट दे रखा है तो सबसे पहले आप थोड़ा सा प्यार से समझिएगा कैसे हम इसको बनाएंगे। देखिए, इसमें सबसे पहले हम लोग म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट का तुलना कर लेते हैं। किसका? म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट का तुलना कर लेते हैं। इसमें से जो बड़ा निकलता है, इसमें से जो बड़ा निकलता है, जिसे हम विच एवर इज ग्रेटर के नाम से भी ऐसे तुलना करने के लिए यूज कर सकते हैं। विच एवर इज ग्रेटर, इन दोनों में जो बड़ा हुआ ना, ग्रेटर जो निकलता है, हम यहाँ पे लिख देते हैं ग्रेटर रेंट। इन दोनों में जो बड़ा निकल कर आएगा उसका तुलना जो है सो निकल करना पड़ेगा हम लोग को स्टैंडर्ड रेंट से। किससे करना पड़ेगा? स्टैंडर्ड रेंट से तुलना करना। ध्यान रखिएगा, सिर्फ यही जो है हम लोग ग्रॉस एनुअल वैल्यू के अंदर तुलना करते हैं कि इन दोनों में जो छोटा होगा ना उसको ही हम लोग संभावित किराया के नाम से जानते हैं, विच एवर इज लेस। इन दोनों में जो छोटा होगा वो जो निकल कर आएगा उसको हम लोग कहते हैं एक्सपेक्टेड रेंट। क्या कहते हैं? एक्सपेक्टेड रेंट कहते हैं, एक्सपेक्टेड रेंट। और फिर एक्सपेक्टेड रेंट का तुलना हम लोग किससे करते हैं? एक्चुअल रेंट से। अब यहाँ पर बाबू एक्चुअल रेंट जो हम लोग ने तुलना करना है, एक्चुअल रेंट किससे तुलना करना हम लोग का? एक्चुअल रेंट का तुलना करना हम लोग को एक्सपेक्टेड रेंट से। और इन दोनों में जो बड़ा निकल कर आएगा ना उससे ही हम क्या कहेंगे? विच एवर इज ग्रेटर, वही निकल के बाबू आ जाएगा हमारा ग्रॉस एनुअल वैल्यू। शायद आप लोग मेरी बातों को समझ गए है ना। मतलब सबसे पहले हमारा जो काम है ना, सबसे पहले देखना है कि हमारा जो 4 प्रकार का रेंट है, म्युनिसिपल वैल्यू है, फेयर रेंट है, एक्चुअल रेंट है, ये 3 तो है ही, साथ साथ अगर स्टैंडर्ड रेंट दिया हो, इसका मतलब मकान जो मेरा है वो किराया नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत आता है। और ऐसी स्थिति में सबसे पहले हम किसका तुलना करेंगे? म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट का तुलना करते हैं। उन दोनों में जो बड़ा होता है वो हमारा निकल जाता है ग्रेटर रेंट के नाम से। हम इंडिकेट कर भी सकते हैं, यानी तो डायरेक्ट तीनों को तुलना करके विच एवर इज लेस कर सकते हैं, लेकिन मैं अलग अलग करता हूँ तो बेहतर रहता है। ग्रेटर रेंट स्टैंडर्ड रेंट का तुलना फिर से विच एवर इज लेस के नाम से हम लोग विच एवर इज लेस कर लेंगे। दोनों का तुलना करने से जो आएगा वो कहलाएगा एक्सपेक्टेड रेंट। और फिर एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट का तुलना दोनों का जब करेंगे, दोनों में जो बड़ा होगा वो निकल कर आएगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ठीक है, 3 तरह की बात हो गई। पहला हम लोग ने यहाँ पर कैलकुलेशन किया म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट का, इन दोनों में से जो बड़ा आया उसका तुलना फिर हमने कर दिया स्टैंडर्ड रेंट से।
और इनसे जो छोटा निकल कर आया उसका तुलना कर दिया हमने, उसका नाम रख दिया एक्सपेक्टेड रेंट, एक्सपेक्टेड रेंट का तुलना कर दिया एक्चुअल रेंट से। इन दोनों में जो बड़ा आया वही निकल कर आ गया मेरा ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ठीक है, बस इतना ही कहानी। अब थोड़ा सा अलग अगला टॉपिक पे चलते हैं। कहीं कहीं पे अनरियलाइज रेंट का चर्चा होता है। जैसे मान के चलो हमारी मकान पूरे साल लगी हुई है, राइट, लेकिन कोई रेंटर्स है जो हमारा जो रूल है, रूल 4 को भी एक्सेप्ट कर रहा है। क्वेश्चन में दिया रहेगा कि नियम 4 को फॉलो किया जा रहा है। मेरा एक रेंटर है जो 12 महीना से मेरे मकान में रह रहा है, करेक्ट 12 महीना मेरे मकान में रहा है गत वर्ष में, लेकिन पिछले 2 महीने का रेंट उन्होंने नहीं दिया। ऐसी स्थिति में क्या करें? गवर्नमेंट कह रही है, क्या हमारा टैक्स पॉलिसी क्या कह रहा है कि जितना रेंट प्राप्त कर रहे हो उस पर ही टैक्स लेना है। मान के चलो हमारे पास ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकल गया, राइट, ग्रॉस एनुअल वैल्यू हमने जैसे निकालना था वैसे ही निकालेंगे, ठीक, ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकल गया। अब इसके बाद जो है ना, तो अगला काम हम लोग क्या करेंगे, अगला काम इसमें से लेस करेंगे म्युनिसिपल टैक्स। अगर आप पिछली वीडियो देखा होगा उसमें हमने इन चीज़ों का चर्चा किया था, म्युनिसिपल टैक्स। अब यहाँ पर क्या करेंगे, म्युनिसिपल टैक्स के साथ साथ अनरियलाइज रेंट को भी घटा देंगे। मतलब हमने सिर्फ इतना को ही नहीं घटाना है, मतलब हमने सिर्फ म्युनिसिपल वैल्यू को ही नहीं घटाना है। यहाँ पर अगर अनरियलाइज रेंट है उसको भी हमने ग्रॉस एनुअल वैल्यू से घटाकर एनुअल वैल्यू निकाल देना है। बात समझ में आया होगा आपको? फिर से एक बार बता दूं, चलो एक बार मैं फिर से बताता हूँ आपको। सबसे पहले क्या करना है, हमारा जो ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालने के प्रोसेस है उन प्रोसेस को कुछ नहीं करना, सेम प्रोसेस करना है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं टेबल के अंदर, लिखते हैं ऊपर में कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉर द असेसमेंट ईयर 2020 एंड 23, पार्टिकुलर अमाउंट डालते हैं, उसके नीचे लिखते हैं ग्रॉस एनुअल वैल्यू, उसमें से लेस करते हैं म्युनिसिपल टैक्स। म्युनिसिपल टैक्स के ठीक नीचे हमने अनरियलाइज रेंट को भी लेस कर देना। लेस करने के बाद आ जाएगा एनुअल वैल्यू। बस यहाँ के बाद जो कहानी बनाते थे सेम बनाएंगे। थोड़ा छोटा छोटा कंसेप्ट लेकर हम लोग तैयारी करते हैं ताकि हम लोग का जो बात है वो प्रॉब्लम कहीं फिर निकल कर नहीं आए। ठीक है, चलो आगे बताता हूँ मैं। अब कभी कभी क्या है ना कि मकान खाली रहने के कुछ दशा है। अगर मकान खाली रहा, मैंने जो इस मकान पे टैक्स देना है वो मकान खाली रहा, ठीक है, अगर आपका मकान वैकेंट है, बिल्डिंग वैकेंट रहा, तो ऐसी स्थिति में कुछ कुछ बातें निकल कर आती है। क्या क्या निकल कर आती है थोड़ा सा समझिएगा। सबसे पहला, अगर मकान खाली रहा हो तो सबसे पहला पॉइंट आप ध्यान रखेंगे कि मकान खाली रहा तो क्या पूरे वर्ष रहा? मकान जो खाली है वो पूरे वर्ष है क्या? फुल ईयर वैकेंट रहा क्या? या फिर कुछ महीना खाली रहा? कुछ महीने खाली रहे, जैसे 1 या 2 महीना खाली रहा हो, या फिर कुछ महीना खाली रहा और खाली रहने के दौरान खाली रहने के दौरान मकान के स्वामी द्वारा अपने प्रयोग में लिया गया। हमने कुछ बातें लिखी है। अगर मकान पूरा वर्ष खाली रहा तो क्या होगा? अगर मकान कुछ महीने खाली रहा तो क्या होगा? और अगर मकान जितना दिन खाली रहा उस समय जो है सो मकान मालिक ने यूज किया तो क्या होगा? सबसे पहले अगर पूरा वर्ष खाली है, ऐसी स्थिति में हमारा जो मकान का एनुअल वैल्यू है वो हो जाएगा बाबू नील। ऐसी स्थिति में हमारी मकान की एनुअल वैल्यू हो जाएगी
नहीं, राइट। ये किसकी बात हो? कुछ महीने खाली तो रहे, संबंध वैकेंट तो रहा, लेकिन उस वैकेंट रहने के दौरान मकान का जो मालिक है, उस घर का जो मालिक है, उन्होंने अपने प्रयोग में नहीं लिया। उन्होंने क्या किया? अपने प्रयोग में मकान को नहीं लिया, बल्कि वैकेंट रहने के दौरान उन्होंने क्या किया? वैकेंट ही छोड़ दिया। तो ऐसी स्थिति में जितने महीने के रेंट हमने वसूला, मतलब जो हमने एक्चुअल रेंट प्राप्त किया है, हमने क्या किया है? जो एक्चुअल रेंट प्राप्त किया है ना, प्राप्त किया है, उसे ही बाबू रे हम ग्रॉस एनुअल वैल्यू मान लेंगे। उसे ही हम क्या मान लेंगे? उसे ही ग्रॉस एनुअल वैल्यू मान लेंगे। उसे ही ग्रॉस एनुअल वैल्यू मान लिया जाएगा। शायद आप मेरे बातों को समझ रहे होंगे। फिर से बताता हूं, जितने महीने खाली रहे ना, उसको छोड़ दो। जो एक्चुअल, जैसे मान के चलो हमने एक मकान 6,000 रुपया महीना रेंट पे लगा रखा है, 6,000 रुपया प्रति महीना, साल का हो गया 72,000, लेकिन इसमें 2 महीना खाली रहा। क्या रहा? 2 महीना खाली रहा। इसका मतलब कि 2 महीना तो मेरा मकान लगा ही नहीं, उसमें हमने अपनी व्यक्तिगत यूज भी नहीं किया, तो इसका मतलब मुझे एक्चुअल रेंट कितना मिला होगा? 60,000। इसका मतलब 60,000 ही इस मकान का ग्रॉस एनुअल वैल्यू हो जाएगा, राइट। मकान खाली रहने के दशा में जो हमारा एक्चुअल रेंट रिसीव्ड है, जो मेरी एक्चुअल रेंट प्राप्त हमने किया है, उसको ही हम लोग ग्रॉस एनुअल वैल्यू मान लेते हैं। अब अगला स्टेप पे आते हैं। तीसरा स्टेप क्या कर रहा है कि कुछ महीना खाली तो रहा, लेकिन उस खाली रहने के दौरान मकान के ऑनर ने अर्थात एसएससी ने उसका प्रयोग कर लिया। बात समझ रहे हैं? मकान का मालिक क्या क्या उसका प्रयोग कर लिया। तो ऐसी स्थिति में क्या कर? ऐसी स्थिति में हम यह मानकर चलेंगे कि बिल्डिंग जो है वो फुल ईयर रेंटल था। हमको तब एक्चुअल रेंट पर नहीं ध्यान देना है, तब हम यह मान लेंगे कि फुल ईयर रेंटल था। फॉर एग्जाम्पल, हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल देकर आपको समझाने का कोशिश करते हैं कि एक मकान है जो 7,000 रुपये की दर से 8 महीने के लिए किराए पर लगा था। बाकी जो 4 महीने बचे थे, कितना? 4 मंथ, उस समय रूम ओनर ने सेल्फ ऑक्यूपाइड किया। इसका क्या किया? सेल्फ ऑक्यूपाइड किया, मतलब स्वयं के रहने में प्रयोग में लाया। इस मकान का म्युनिसिपल वैल्यू जो है वो मान के चलो 70,000 रुपये है। इस मकान का फेयर रेंट जो है बाबू रे 72,000 रुपये है। ठीक है। अब ऐसी स्थिति में क्या करें? तो हम ये पहले क्या करेंगे, इन दोनों भाई साहब का तुलना कर लेंगे, फेयर रेंट और म्युनिसिपल वैल्यू का, विच एवर इज ग्रेटर। इन दोनों का तुलना करके हमने क्या निकाल लेना है? पहले एक्सपेक्टेड रेंट निकाल लेना है, राइट। एक्सपेक्टेड रेंट निकालकर हम इन दोनों में कौन बड़ा है? 72,000 बड़ा है। मैंने निकाल लिया। 72,000 निकालने के बाद मैंने एक्चुअल रेंट रखना है इसमें, और एक्चुअल रेंट अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो यहाँ पर कितना है? 56,000 है। अब 56,000 तो मेरा एक्चुअल रेंट है। अब यहाँ पर 56,000 में मुझे क्या करना है? इन दोनों का बड़ा देख लेना है, दोनों में कौन बड़ा है? विच एवर इज ग्रेटर। इन दोनों में बाबू ने जो बड़ा होगा ना, उसे ही हम लोग क्या कहेंगे? उसे ही हम मान लेंगे ग्रॉस एनुअल वैल्यू। उसे ही क्या मान लेंगे? ग्रॉस एनुअल वैल्यू मान लेंगे। देखो टॉपिक जो है ना, थोड़ा सा देखियो, वीडियो देखने आते हैं, वीडियो अगर देखने आते हैं मेरे साइट्स पर, तो आप प्रेम से पूरा वीडियो देखो, बड़े प्यार से समझ में आ जाएगा। और बीच में स्किप करोगे या फिर मान के चलो नेक्स्ट वीडियो पे चले जाओगे तो फिर मजा नहीं आएगा। हाँ, अगर आप रिवीजन के लिए वीडियो देख रहे हो तो वीडियो का स्पीड बढ़ा लो, उसका 1.5 या 2 के स्पीड में देखो, ताकि आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। मेरा एनुअल वैल्यू कितना निकल के आ जाएगा? 72,000। बात समझ गए? हमने अगर मकान रेंट पे लगा रखा है, कुछ दिनों के लिए सेल्फ ऑक्यूपाइड कर लिया है, डजंट मैटर, हमने यह मान लेना है कि आपने फुल्ली ईयर मकान को रेंटल बना के रखा था। ठीक है। हमें ये नहीं मानना है कि हमने सेल्फ ऑक्यूपाइड भी इसका किया है। कोई दिक्कत? नेक्स्ट टॉपिक पे चलिए। जब when
बिल्डिंग यूज्ड फॉर डॉट डॉट पर्पस। अगर एसएससी के द्वारा कोई पर्पस पे यूज किया जा रहा है, बिल्डिंग तो पर्पस क्या क्या है देखिएगा जरा सा। अगर एसएससी ने किसी पर्पस से यूज कर रखा है, कौन कौन से पर्पस से, अगर एसएससी ने खुद के बिजनेस के लिए प्रयोग में ले लिया है, मतलब खुद के सेल्फ बिजनेस है उसका, क्या बाबू रे, सेल्फ बिजनेस है उसका, ठीक है, या फिर उसने सेल्फ प्रोफेशन कर रखा है, इसमें क्या कर रखा है, सेल्फ प्रोफेशन कर रखा है, तो फिर क्या होगा, सेल्फ प्रोफेशन कर रखा है तो क्या होगा, और उसने अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड कर रखा है तो क्या होगा। तो सर ध्यान दीजिएगा, ना इस पे हम लोग फोकस करेंगे ना इस पे फोकस करेंगे इन चैप्टर में, क्योंकि इसलिए फोकस नहीं करेंगे कि जब हम प्रॉफिट अर्न करेंगे तो प्रॉफिट ऑलरेडी हमारा जो टैक्स पॉलिसी वो टैक्स ले लेगा, इन दोनों में तो हमारा सरप्लस, इसमें सरप्लस प्रॉफिट आएगा, इसमें सरप्लस आएगा, तो उस पर पूरा टैक्स देना ही भारत सरकार को है, तो हम लोग बिजनेस एंड प्रोफेशन को कभी भी इस हेड के अंदर नहीं लाएंगे। अब बचा कौन, सेल्फ ऑक्यूपाइड बचा। अब सेल्फ ऑक्यूपाइड का कहानी सुन लीजिएगा। सेल्फ ऑक्यूपाइड का कहानी क्या है, इसमें दो बातें हैं। सबसे पहले बाबू रे, इसका जो एनुअल वैल्यू होगा ना, क्या होगा, एनुअल वैल्यू जो होगा वो नील होगा। इसके अंदर डिडक्शन भी लेने हैं तुमको, डिडक्शन जो लेने हैं वो कौन से लेने हैं, डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 सेकंड का लेना है, किसका लेना है, सेकंड का लेना है, फर्स्ट का ले नहीं सकते, क्योंकि फर्स्ट जो है वो क्या है ना 30% ऑफ एनुअल वैल्यू है, क्या है 30% ऑफ एनुअल वैल्यू है, भैया एनुअल वैल्यू तो आपका नील है ना, इस पर टैक्स 30% क्या काटेगा, 0 का 3% लेंगे, इसलिए उसको बोल जाएंगे। सेकंड आ जाएंगे इस पर इंटरेस्ट ऑन लोन पर, इस पर आ जाएंगे इंटरेस्ट ऑन लोन पे आ जाएंगे। इसमें दो बात अगर याद हो तो, फर्स्ट इन प्रीवियस ईयर एंड सेकंड इन कंस्ट्रक्शन और रिकंस्ट्रक्शन पीरियड, राइट, कंस्ट्रक्शन और रिकंस्ट्रक्शन पीरियड। और इसको निकालकर हम लोग क्या करेंगे, बाहर अमाउंट के खाना में लेकर चले जाएंगे, ये निकल कर आएगा, ये हो जाएगा लॉस फ्रॉम सेल्फ ऑक्यूपाइड पोर्शन, सेल्फ ऑक्यूपाइड, लॉस फ्रॉम सेल्फ ऑक्यूपाइड पोर्शन, क्योंकि ये तो प्लस माना ही नहीं, ये ऑलरेडी लेस है, ऑलरेडी यहाँ पे 0 है, तो 0 में से जो माइनस कटेगा तो माइनस बचेगा, सो ऑलवेज सेल्फ ऑक्यूपाइड इंडिकेट लॉस पोर्शन, अंडरस्टूड। चलिए नेक्स्ट, हमको लग रहा है आप लोग समझ पा रहे होंगे, ऐसा मैं उम्मीद करके आगे बढ़ता हूँ। अब मैं थोड़ा सा डिडक्शन के कहानी पे आता हूँ, फटाफट देखते चलो आप, डिडक्शन में आता हूँ, इस पे आता हूँ डिडक्शन पे। डिडक्शन का कहानी जो हाउस प्रॉपर्टी में है, बाबू इनकम टैक्स एक्ट के अंडर सेक्शन 24 के अंदर आता है, किसके अंदर आता है, 24 के अंदर आता है। अगर आपको कोई पूछ देना कि हाउस प्रॉपर्टी के अंदर डिडक्शन किस पे आएगा, तो आप कहना डिडक्शन 24 पे आता है, किस पे आता है, 24 पे आता है। चलो तो 24 के ए पर पहले चलते हैं। 24 ए क्या कहते हैं, थोड़ा सा ध्यान दें, फर्स्ट भी कह सकते हैं, ये क्या कहता है ना, इसको कहते हैं 30% ऑफ एनुअल वैल्यू, 30% ऑफ एनुअल वैल्यू, मतलब क्या है कि हमने जितने एनुअल वैल्यू कमाया है उसका 30% हमको सरकार के द्वारा छूट दी जाएगी। क्यों छूट दिया जाएगा, कहता है कि मान लिया जाता है जो मकान पर कुछ न कुछ साल में खर्चा किया गया होगा, जैसे लिफ्ट लगाने में खर्चा किया गया होगा, जैसे हो सकता है पेंटिंग कराने में खर्चा किया गया होगा, हो सकता है रिपेयरिंग कराने के लिए खर्चा किया होगा, खर्चा किया गया होगा ऐसा मान लेते हैं।
खर्चा हुआ या नहीं हुआ, ऐसा कोई खर्चा नहीं भी हुआ ना तो यानी कि डिडक्शन नहीं देंगे, खर्चा हुआ हो या नहीं हुआ हो उसको 30% एनुअल वैल्यू का डिडक्शन हम दे देते हैं। प्रॉब्लम आप लोग के बाद चलिए। कहते हैं यदि मकान का स्वामी दो से अधिक मकान रहने के लिए काम में लाता है, दोनों मकान को छोड़कर स्वयं रहने के मकान किराए पर दिए माने जाते हैं। ऐसे मकान को परिमाणिक वार्षिक 30% दी जाती है। कहता है कि ये नहीं है कि अगर एक मालिक का 2, 3, 4 मकान है तो एक ही मकान पे दिया जाएगा, जितने मकान है सब पर 30% ऑफ डिडक्शन देंगे उसको। अगर कोई मकान सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो उस पर डिडक्शन नहीं दिया जाएगा 30% ऑफ एनुअल वैल्यू का, क्योंकि एनुअल वैल्यू तो नील रहेगा ना सेल्फ ऑक्यूपाइड की दुनिया में, इसीलिए उस पर 30% ऑफ डिडक्शन हम लोग नहीं देते हैं, कोई दिक्कत। अब आते हैं हम सेकंड पर, इस पे आते हैं सेकंड पर। सेकंड हमारा क्या है, इंटरेस्ट ऑन लोन। क्या है बाबू, इंटरेस्ट ऑन लोन, ऋण पर ब्याज। ठीक है, एक को हटा देता हूँ, 24 फर्स्ट कर देता हूँ, 24 सेकंड कर देता हूँ, 24 फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट क्या करा था 30% ऑफ एनुअल वैल्यू, सेकंड क्या कर रहा है, सेकंड कह रहा है इंटरेस्ट ऑन लोन की गणना। और हमारे प्यारे बच्चे जो हैं तो यहीं पर फंसते हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन, और यहां अगर समझ गए ना बात तो इसमें फिर जानना ए और बी क्यों लेते हैं लोन। तो कहता है क्या, जो यदि मकान संपत्ति खरीदने, बनवाने, मरम्मत कराने या इसका पुनर्निर्माण कराने के लिए ऋण लिया गया है तो उस ऋण पर जितना ब्याज दिया जाएगा उस ब्याज पर उसको एक निर्धारित राशि छूट दी जाएगी, जितनी उसकी ब्याज दी जाएगी, एक लिमिट है उसका भी, तो हम लोग लिमिट पे भी डिस्कस करेंगे, छूट दी जाएगी। इसमें दो तरह का बात कहता है कि यदि उपयुक्त वर्णित उद्देश्यों के लिए ऋण लिया गया था और उसे दुकान चुकाने के लिए कोई नया ऋण लिया जाता है तो नए ऋण का ब्याज भी कटौती योग्य है। कहता है अगर मान के चलो आपने लोन लिया ही था ऑलरेडी, फिर आपने और लोन लिया, मतलब 2 बार में एक लोन लिया, तो जितना आप लोन ले रहे हो ना मकान बनवाने के संबंध में, उन पर जो भी इंटरेस्ट आने हैं उसका छूट आपको मिलेगा। फिर कहता है थर्ड पॉइंट कि यदि ऋण लेने के लिए दी गई दलाली अथवा कमीशन कटौती योग्य नहीं। कहता है कि भैया आपने ऋण लेने के लिए दलाली दिया, ऋण लेने के लिए कमीशन दिया है, उसकी छूट आपको नहीं मिलनी है, क्योंकि ये आपकी गलतियां हैं, आपने शायद बैंक को ठीक से नहीं समझाया या आपकी कोई मुसीबत होगी, आपने उनको घूस दिया या कमीशन दिया या फिर जो भी दिया, उसका हम छूट देने के लिए नहीं बैठे हुए, हम आपको छूट नहीं देंगे। फिर अगला कहता है कि यदि किसी गत वर्ष में ब्याज का भुगतान नहीं किया जा सका और अगले वर्ष सतत ब्याज की राशि पर भी ब्याज दिया गया है तो ऐसी ब्याज कटौती योग्य नहीं है, क्योंकि मकान संपत्ति सहाय की गणना करते समय ब्याज की राशि कटौती स्वीकृत है, चाहे ब्याज भुगतान किया गया हो अथवा नहीं। बड़ा पॉइंट वाला बात है बाबू, क्या कह रहा है ना कि इंटरेस्ट ऑन लोन आपने चुकाया नहीं चुकाया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको डिडक्शन दिया जाएगा। सेकंड चीज ये कह रहा है कि अगर आपने इंटरेस्ट ऑन लोन 2 साल का एक ही बार दे दिया, इससे सरकार आपको कुछ नहीं कहने वाली है, सरकार आपको इनकम टैक्स एक्ट आपको ये नहीं मानने वाली कि आपको 2 साल में दिए या 2 साल के एक ही बार में दिए, अलग अलग दिए। सरकार का क्या कहना है, हमारी इनकम टैक्स पॉलिसीज क्या कह रही है कि प्यारे आपको इंटरेस्ट ऑन लोन का डिडक्शन हम देंगे, आपने पे किया नहीं किया ये आपकी चर्चा है, आप इसको समझो। फिर आगे चलते हैं, आगे क्या कर रहा है। अब यहां पर इतना तो आपका पॉइंट हो, कहता है मकान बनकर तैयार होने से पूर्व अथवा खरीदने से पूर्व अवधि का ब्याज। यदि मकान बनकर तैयार होने अथवा खरीदने के पूर्व गत वर्षों से संबंधित इन पर ब्याज दे है और ऐसी ब्याज इस अधिनियम ने के किसी अन्य प्रावधान के अंतर्गत कटौती योग्य नहीं है तो ऐसी ब्याज मकान खरीदने अथवा बनकर तैयार होने वाले गत वर्ष से आरंभ होकर 5 समान वर्षों तक किस्त में कटौती योग्य होगा। ध्यान दीजिएगा बात पर। कहता है मान के चलो आपने एक मकान बनाना है, ठीक है, ड्राइंग्स इतना अच्छा नहीं आता, मान लेते हैं मकान, ड्राइंग्स पहले बोले हमको अच्छा नहीं आता, चलो मैं इसको मकान बना लेता हूँ, मान लेता हूँ, आप लोग को भी लग रहा हो कि मकान नहीं है, मान लीजिए। तो मैंने मकान बनाया, अब इस पर ये मकान बनाने के लिए मैंने ऋण ले लिया 2019 में, 19 चला गया, 20 चला गया, 21 के जनवरी 1 को
ये मकान बनकर तैयार हो गया। ध्यान दीजिएगा, मैंने अप्रैल 1, 2019 को इस ऋण को लिया था मकान बनाने के लिए, और मकान बनकर मेरा तैयार हो गया 2021 के जनवरी 1 में। ठीक है सर। अब यहाँ पर दिक्कत क्या है ना कि मेरी जो रेंटल इनकम स्टार्ट हुई वो मकान बन करने के बाद 2022-23 में मेरी मकान रेंटल थी। हमको इससे नहीं मतलब है बाद में, मकान किस ईयर कंप्लीट हो गया, ध्यान दीजिए, जनवरी 1 को, यानी कि अप्रैल 1, 2020 से मार्च 31, 2021 तक मकान जो है आपका इस ईयर में कंप्लीट हो जाता है। नहीं सर, इस ईयर में कंप्लीट नहीं होता। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि आपने अप्रैल 1, 2020 डाला है और यहाँ कितना डाला है, मार्च 1, 2021, तो इसी ईयर में ना हुआ। अब जोड़ो ना, जनवरी, फरवरी और मार्च, तो मार्च, जनवरी 2021, फरवरी 2021, मार्च 2021, तो मेरा मकान कब तैयार हुआ? जनवरी 1, 2021 को हुआ। मतलब इसी ईयर में मेरा लाइबल है मकान। इसका मतलब हमको इस ईयर का कोई नहीं लेना है। मकान तैयार हुआ जनवरी 1 को, मैटर नहीं करता है कि मकान कब तैयार हो रहा है, मैटर कर रहा है कि आपने मकान जिस ईयर तैयार हुआ उस पूरे ईयर का आप यह मान लेते हैं कि वो शुरुआत में ही तय हो गया, या फिर ऐसा मान लेते हैं कि उस ईयर को नहीं लेना, उसका इंटरेस्ट आपको पे करना हो, उसका कोई छूट नहीं मिलेगा आपको। ठीक है। अब सेकंड टॉपिक पे आइए। अब मकान लिए कब इंटरेस्ट? अब देखो ना, अप्रैल 1, 2019 को आपने लोन लिया और इसका ईयर का लास्ट हो गया मार्च 31, 2020 को, और फिर 2020 वाला जो स्टार्ट हुआ तो मेरा मकान ही कंप्लीट हो गया ना, मेरा मकान ही कंप्लीट है। तो यहाँ पर हम कितने ईयर का इंटरेस्ट लेंगे? 1 ईयर का इंटरेस्ट लेंगे। अब मान के चलते हैं हम देखते हैं, जो हमने 5 लाख रुपए ऋण लिया है, कितना लिया है? 5 लाख रुपया। अमाउंट ऑफ लोन जो है मेरा वो 5 लाख है। पहले कहें प्यार से सिर्फ देखो तो आपको बातें समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप प्यार से नहीं देखेंगे, स्किप करेंगे, तो बातों में उलझेंगे, फंसेंगे। इसीलिए प्यार से आप देखते चलो, सारी बात मैं समझा दूंगा, इसकी मेरी गारंटी है। और फिर भी आपको दिक्कतें आ रही है तो आप मेरा फ़ोन नंबर है, उस पर आप पूछ सकते हैं क्वेश्चन वगैरह, कोई इशूज होगा तो। और सेकंड, आप कमेंट करके भी हमको बता सकते हैं। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि आपको नई अपडेशन आते ही मिल जाएगी। स्टेशन का नाम बताइए, चैनल का नाम पता होगा, द कॉमर्स स्टेशन। ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट मैं मान लेता हूँ 10%। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 10%। अमाउंट ऑफ लोन कितना है? 5 लाख। डेट ऑफ लोन टेकिंग क्या है? तो आपने कहा कि सर डेट ऑफ लोन टेकिंग जो है सो हमारा है 1 अप्रैल 2019 को। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड ईयर कौन सा है? बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड ईयर है बाबू 1 जनवरी 2020। इसका मतलब हुआ कि 2021 ना, हाँ, डेट है 21, 1 जनवरी 2021, यानी कि मेरी बिल्डिंग जो है 2020-21 में कंप्लीट है। ये मेरा पूरा इंफॉर्मेशन है क्वेश्चन का। जब भी आप बनाओ तो पूरा इंफॉर्मेशन इसमें निकाल के ले आओ। अब इसके बाद देखो इंटरेस्ट ऑन लोन निकाल, इंटरेस्ट ऑन लोन देखो ना, इंटरेस्ट मेरा लोन है 5 लाख, रेट है 10%। अगर इसका मैं निकाल लूँ, निकलता है 50,000 पर एनम। अब रूल क्या कहता है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए।
रूट कहता है कि आपका जो मकान निर्माण हुआ उससे पहले का, उससे पहले का जो आपने इंटरेस्ट चुकाया है निर्माण होने से पहले या खरीदने से पहले, उस टोटल इंटरेस्ट को आप ऐड करो और उसको आने वाले 5 ईयर तक, कब तक, आने वाले 5 ईयर तक आप उसका डिडक्शन ले लो। कब तक ले लो, आने वाले 5 ईयर तक आपका डिडक्शन उसको ले लेना। अब इसका डिडक्शन हम कैसे लेंगे थोड़ा सा देखते हैं। अब इंटरेस्ट ऑन लोन इन कंस्ट्रक्शन पीरियड, इंटरेस्ट ऑन लोन इन कंस्ट्रक्शन पीरियड बराबर व्हाट। अगर आप कंस्ट्रक्शन पीरियड में लोन ले रहे हैं तो आपको क्या करना है, देखो सबसे पहले 50,000 मेरा पूरे कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट ऑन लोन है, 5 ईयर तक लेना है तो 1/5 कर दीजिए। 1/5 करेंगे आपका 10,000 पर एनम के हिसाब से अगले 5 साल तक अलग से छूट दी जाएगी। और प्रीवियस ईयर का तो 50,000 आपको मिलना ही। अगर इसमें मैंने लोन पेमेंट कर दिया होता उसको लेस करके इंटरेस्ट लेता, जैसे 1 लाख रुपये लोन पेमेंट करता, 4 लाख गुने 10% प्रीवियस ईयर हो जाता 40,000 रुपये। लेकिन आपने नहीं पेमेंट, कैसे मैं मान लेता हूँ पेमेंट नहीं हुआ है। अब इसको इन क्वेश्चन कैसे सजाएंगे, थोड़ा सा इधर आ जाइए, फिर बात को नीचे थोड़ा सा लाइए, आ जाओ भाई, चलो देखो इस मकान आपको मैं मिटा देता हूँ। देखो ना, सबसे पहले इन कंस्ट्रक्शन पीरियड लिखते हैं, इसके अंदर क्या लिखते हैं, इन कंस्ट्रक्शन पीरियड इसके अंदर लिखते हैं। तो कितना हो जाता है इन कंस्ट्रक्शन पीरियड 10,000। और इन प्रीवियस ईयर लिखते हैं, क्या लिखते हैं, इन प्रीवियस ईयर लिखते हैं, ये कितना हो जाएगा 50,000। दोनों को क्या करो ना, जोड़ के बाहर कर दो। अगर 30% ऑफ एनुअल वैल्यू की भी कोई कहानी है तो उसको भी ऐड कर, मान के चलो यहाँ पे 1 लाख रुपया अगर होगा तो मान के चलो 1 लाख रुपया, आप क्या करो सबको जोड़ दो तो 1,60,000 रुपया आप ऊपर में जो एनुअल वैल्यू है उसमें से लेस कर दो। क्या कर दो, ऊपर के एनुअल वैल्यू में से लेस कर दो। अब जो घटा कर आएगा वही हो जाएगा टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। मुझे विश्वास है कि आप समझ रहे होंगे बात को। सबसे पहले हमको क्या करना है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालना है, उसमें से म्युनिसिपल टैक्स और रियलाइज रेंट अगर दिया है उसको लेस कर देना। उसको लेस करने के बाद जो आएगा एनुअल वैल्यू आ जाएगा 23 के अंदर रखते हैं उसको। फिर उसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन को घटाते हैं जो 24 फर्स्ट सेकंड के अंदर घटता है। फर्स्ट होता है 30% ऑफ एनुअल वैल्यू घटा देते हैं, और सेकंड इंटरेस्ट ऑन लोन लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन में 2 तरह की बात है, इन कंस्ट्रक्शन पीरियड और इन प्रीवियस ईयर, दोनों को घटाकर जो निकल के आता है वही हो जाता है बाबू रे टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। हमें उम्मीद है कि आप बात मेरा समझ रहे होंगे, ठीक है। अब ये हो गया मेरा पूरा कहानी, यहाँ पे आ गया जो घटा का है वो लिख देखिए, ठीक है। अब क्या कहता है उसको देखिए, कहता है कि कुछ लिमिट है उसमें, उस लिमिट को थोड़ा सा देख लीजिए। लिमिट क्या है, लिमिट के बारे में इंफॉर्मेशन है कि अगर कोई मकान बनवाने के लिए आपने, निर्माण कार्य के लिए आपने क्या लिया है, लोन ले रखा है। फिर से कोई मकान बनवाने के लिए या निर्माण करवाने के लिए आपने लोन ले रखा है, तो ऐसी स्थिति में आप मैक्सिमम कितना छूट दे सकते हैं, अर्थात कितना डिडक्शन इंटरेस्ट ऑन लोन का ले सकते हैं। कहता है सबसे पहले एक बात समझ लीजिए, अगर मकान स्वयं रहने की दशा है, मतलब मकान में स्वयं आप रह रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या हो। कहता है अगर मकान स्वयं रह रहा है और मकान संपत्ति खरीदने के लिए इंटरेस्ट ऑन लोन लिया है, क्या है, मकान संपत्ति खरीदने के लिए इंटरेस्ट ऑन लोन लिया है, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में कितना छूट बनेगी। कहते हैं मकान संपत्ति खरीदने, बनवाने,
पुनर्निर्माण कराने या मरम्मत करने के लिए इंटरेस्ट ऑन लोन लिया है तो कितना इंटरेस्ट ऑन लोन की छूट मिलेगी। अगर कोई व्यक्ति मकान संपत्ति खरीदने या बनवाने के लिए लिया है तो उसको 2 लाख रुपए तक ऋण पर ब्याज की कटौती मिलेगी। मरम्मत करवाने के लिए लिया है, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में उसको 30,000 तक ऋण पर ब्याज की छूट मिल सकती है। बात समझ रहे हैं। अगर आपने मकान सेल्फ ऑक्यूपाइड करना है और आपने मकान बनवाने के लिए ऋण लिया है तो आपको, या नया मकान खरीदने के लिए लिया है, आपको 2 लाख रुपए तक की छूट देगी। खाली ध्यान रखा जाए कि नया मकान ऋण लेने वाले वित्तीय वर्ष की समाप्ति से 5 वर्ष में खरीद लिया गया है या बनवा लिया गया है, ठीक है। मतलब आपने जो ऋण लिया है मकान बनवाने के लिए वो 5 साल के अंदर आपने अगर ले लिया है, 5 साल तक के अंदर मकान बनवा लिया है तो आपको डिडक्शन मिल जाए। यही पूरा कहानी हाउस प्रॉपर्टी के अंदर। और हाउस प्रॉपर्टी के अंदर एग्जाम के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है। इससे ज़्यादा कोई खास चीज़ इसमें एग्ज़ाम के लिए, हम अभी एग्ज़ाम के लिए पढ़ा रहे हैं तो एग्ज़ाम जो आने वाले एग्जामिनेशन से उसमें से ज़्यादा कहानी की कोई चर्चा करने की खास मकसद नहीं रहती। खास कर LNV वालों के लिए हम क्या क्या एक बार रिकैप कर देते हैं। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले पढ़ा कि इन न्यूमेरिकल क्वेश्चन, थियोरेटिकल का तो मैंने बता दिया है। न्यूमेरिकल में सबसे पहले हमको निकालना है ग्रॉस एनुअल वैल्यू, ठीक है। न्यूमेरिकल में आपको सबसे पहले निकालना है ग्रॉस एनुअल वैल्यू। सेकंड आ जाओ, आपको सेकंड काम क्या करना है, उसमें से म्युनिसिपल टैक्स घटाकर या अनरिलाइज इनकम को घटाकर आपको निकालना है एनुअल वैल्यू। फिर मैंने चर्चा किया डिडक्शन का, है ना। फिर किसका चर्चा किया है, डिडक्शन का। उसमें मेन हम पर फोकस किस पे करना है हम लोग को, इंटरेस्ट ऑन लोन पे करना है। हाउस प्रॉपर्टी की 4 कंसेप्ट में आप अगर पढ़ लेते हैं ना तो बहुत काफ़ी है एग्जामिनेशन के लिए। और ये कंफर्म है कि 20 नंबर में आएगा, या तो थ्योरी आएगा या फिर क्वेश्चन आएगा। हमने कहा था कि जब आप एनुअल वैल्यू की गणना करोगे तो सेक्शन लगाओगे 23 फर्स्ट, और यहाँ पे डिडक्शन का चर्चा करोगे 21 एंड सेकंड का चर्चा करोगे। डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 फर्स्ट एंड सेकंड। इतने सारे कहानी को जानने के बाद मुझे उम्मीद है कि आप बात को समझ गए होंगे, राइट। थैंक यू इतना देर जुड़े रहने के लिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो, पढ़ाने की वे पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। कमेंट हमें पॉजिटिविटी देती है, हमें एनर्जी देती है कुछ आगे करने का। और मैं ऑनलाइन क्लास तो ले ही रहा हूँ जूम ऐप पर। अगर आप मेरे ऑफलाइन क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं तो एड्रेस लिख लीजिएगा, झा कॉमर्स क्लासेज, मधुबनी, ईस्ट ऑफ शंकर चौक, बिहाइंड ऑफ परमिला हीरो एजेंसी। और अगर आप कहीं बाहर से रहकर आप ऑनलाइन क्लास से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा फ़ोन नंबर नोट कर लीजिएगा, यहाँ पर लिखा होगा 8210588891। अगर आप सेकंड नंबर देखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं 82, यहाँ पे हम लिख देते हैं, एक बार देख लीजिएगा 8210588891, ठीक है। अगर आप दूसरा नंबर देखना चाहते हैं तो 8873200247। इन दोनों नंबर पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। ऑनलाइन में दिए गए क्लास के संबंधी कोई प्रॉब्लम है उस पर आप हमसे डिटेल ले सकते हैं। अगर आपको थ्योरी चाहिए, उसका PDF चाहिए, आपको मैसेज में मिल जाएगा, ठीक है। गुड नाइट, बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो फिर अपलोड होने वाला है। इसके बाद हाउस प्रॉपर्टी के बाद जो हम वीडियो अपलोड करने वाले हैं वो एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कैपिटल गेन भी है इंपॉर्टेंट में से। इसके बाद हम कैपिटल गेन का वीडियो अपलोड करेंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि, बाय बाय, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।